चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं अब तक की चुनावी रुझान जो आ रहे हैं। एनडीए 296 सीटों पर आगे है। बीजेपी 3 सीट जीतकर 239 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इंडिया गठबंधन 230 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 2 सीट जीत चुकी है और 98 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। यूपी से समाजवादी पार्टी को रुझानों में 33 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 और जनता दल सेकुलर को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। ममता की टीएमसी अभी तक 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपसे साझा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अभी तक के जो चुनावी रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए 296 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं बीजेपी 3 सीट जीत चुकी है। 239 सीटों पर बढ़त इस दौरान बनाई हुई है। इंडिया गठबंधन 230 सीटों पर आ गए और इसके साथ ही कांग्रेस 2 सीटें फिलहाल जीत चुकी है। क्योंकि नेहा देखिए, जिस तरीके से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बीजेपी का देखने को मिल रहा था। बीजेपी ने नारा दिया था कि अब की बार बीजेपी 370 पार, और इसके साथ ही एनडीए को लेकर कहा जा रहा था कि 400 पार। लेकिन क्योंकि अभी शाम का समय है और शाम के समय में आप जानती ही हैं कि जो सूर्य है वो अस्त होता है, लेकिन आज कितने लोगों का सूर्य उदय होने वाला है, ये जो तस्वीर है वो थोड़ी देर में ही साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था लगातार कि 400 पार और 370 को लेकर जो बातें यहां पर हो रही थी वो तो फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि रुझान अभी तक यही कह रहे हैं। बिल्कुल, जो ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, देखिए 272 का आंकड़ा चाहिए बहुमत में सरकार बनाने के लिए, लेकिन एनडीए अभी 296 के आसपास आगे चल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 230 के लगभग आगे सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 272 का आंकड़ा चाहिए, एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अनुराग ठाकुर क्या और ये सरकार स्थिर निरंतर भी होगी। ईमानदार दमदार नेतृत्व मोदी जी का फिर मिलेगा और हमारा देश नई ऊंचाइयों पर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देश की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जिताया और एक बार फिर सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। हिमाचल प्रदेश ने चौका लगाया है और मोदी सरकार को बनाने में एक बार फिर हिमाचल ने अपनी भूमिका निभाई। मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। जश्न मनाते हुए आप देख रहे हैं अनुराग ठाकुर को, केंद्रीय मंत्री भी हैं और एक बार फिर से उन्होंने जीत लगा ली है। और जीत के साथ ही आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, उत्साह से खुशी से लबरेज ये कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। और अनुराग ठाकुर के पक्ष में ये नारेबाजी दरअसल ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो कार्यकर्ता है वो खुशी से लबरेज हैं और ये खुशी जो है वो देखते ही बन रही है। बिल्कुल नेहा, और खुशी की आप बात यहाँ कर रही हैं, तो आज आप देखिए सुबह से ही जो चेहरे हैं उन चेहरों पर अलग अलग तरह के जो भाव हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जितना उत्साहित अपने आप को पहले से ही यहाँ समझ रहे थे बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और ये मानकर चल रहे थे कि अब की बार 400 पार। हाँ, ये जरूर है कि एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो चेहरे पर जो भाव हैं वो उस तरह के झलकते हुए स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मायूसी भी देखने को मिल रही है। और आप देखिए कि जिस राम के भरोसे उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही थी, एनडीए ये सोच रहा था कि राम के भरोसे इस बार तो पूरी तरीके से जो नैया है वो पार हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मझधार में अटकी हुई बीजेपी कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है। क्योंकि सरकार तो बनेगी लेकिन अपने साथियों का साथ बेहद जरूरी यहाँ पर होगा नेहा।
बिल्कुल, तो अपने साथियों का साथ जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले हमने देखा रेशु की बीजेपी की सरकार थी पूर्ण बहुमत के साथ, लेकिन फिर भी उन सहयोगियों को साथ में लेकर चल रही थी एनडीए, जो कि जिनकी जरूरत भले ही उतनी ना हो, लेकिन फिर भी लेकर साथ में चल रही थी। देखिए, ऐसे ही वक्त पर जो सहयोगी है वो साथ में डटे हुए और साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि चिराग पासवान ने बोला कि प्रधानमंत्री के साथ वो डट कर खड़े रहेंगे, तो जाहिर तौर पे ये बताता है और ये जताता है कि फिलहाल जो एनडीए की सरकार है वो पूर्ण बहुमत के साथ तो बनती हुई दिखाई लेकिन दे आप रही। जानती हैं ना कि राजनीति में हमेशा जो दरवाजे हैं वो खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते हैं, और कब कौन किसके साथ चला जाए, कौन पलटी मार जाए, ये तो आप बखूबी जानती हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर भी इस दौरान देखने को मिल रहा है बीजेपी के तमाम नेताओं के भीतर। बिल्कुल, तो बीजेपी के तमाम नेताओं के अंदर ये डर है, और ये डर दरअसल वाजिब भी है, क्योंकि राजनीति में देखिए गठबंधन कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। वो दौर भी हमने रेशु देखा जब पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी। तो गठबंधन किसके साथ हो जाए, कैसे हो जाए, क्योंकि अभी कांग्रेस के नेता ही कुछ कह रहे थे कि देखिए जो एनडीए में जो सहयोगी दल है वो हमारे साथ आएंगे और हम अब यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। देखिए, लड्डू बनने शुरू हो गए हैं, ये लड्डू बनने शुरू हो गए हैं, और ये लड्डू दरअसल इसलिए भी बनाए जा रहे हैं क्योंकि उनके प्रत्याशी जीते हैं। जीत का जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़ों की धुन पर कार्यकर्ता नेता थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और ये लड्डू तो नेहा, लड्डू तो दोनों तरफ से बनाए गए हैं, लेकिन ये लड्डू कौन चाव से खाता है, ये भी यहाँ पर बड़ी बात है। क्योंकि देखने की लड्डू तो खाए जा रहे हैं क्योंकि उत्साह मना भी रहे हैं, लेकिन जैसे कि बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि उत्साह में कहीं ना कहीं जो उत्साह का रंग है वो थोड़ा फीका नजर आ रहा है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार नजर आ रहे थे, और वो बार बार इसी बात को दोहरा रहे थे कि बीजेपी 370 पार करेगी। इसके साथ ही एनडीए का नारा था 400 पार, और वो 400 पार होता हुआ किसी भी स्थिति में फिलहाल तो अभी तक नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कुछ अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो बीजेपी 14 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 10 सीटों पर। वहीं राजस्थान में देखिए एक भारी नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिखाई दिया, 14 सीटों का नुकसान होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है पिछली बार के मुकाबले। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में महज 32 सीटों पर ही बीजेपी आगे चल रही है, यहाँ पर नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल में देखिए 18 सीटें पिछली बार थी, इस बार 12 ही सीटों पर आगे चल रही है। बिहार की अगर हम बात करें तो 16 सीटों पर थी, आप देखिए 13 ही सीटों पर आगे चल रही है। तो ये है एक सबसे हैरानी की बात तो गुजरात की है कि 26 में से 26 सीटें क्लीन स्वीप की थी 2014 और 2019 में, इस बार 25 सीटों पर आगे चल रहे। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वो नुकसान उठाना पड़ रहा है, जहां पर अंदेशा नहीं था, जहां पर उम्मीद बीजेपी नहीं कर रही थी या प्रधानमंत्री उम्मीद नहीं लगा के बैठे थे। हिंदी भाषी अगर बेल्ट में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो कहा जा रहा था कि देखिए हल्का बहुत यहाँ पर नुकसान होगा, उसकी भरपाई साउथ से की जाएगी, लेकिन साउथ में भी नुकसान हुआ और साथ ही साथ हिंदी बेल्ट में भी नुकसान हुआ। तो यही वजह है कि वो आंकड़ा जो 300 पार तो कम से कम होना चाहिए था, उस हिसाब से वो 300 पार भी नहीं जा रहा। बिल्कुल, जहां सबसे ज्यादा उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, और 80 में से जो एग्जिट पोल लगातार दिखा रहे थे वो यही दिखा रहे थे कि 72 सीटें जो हैं वो सीधे तौर पर एनडीए के खाते में जा रही हैं। लेकिन कहा जा रहा था कि कांग्रेस और सपा दोनों, जिस तरीके से पिछली बार की हम यहाँ पर बात करें, कांग्रेस को कहा जा रहा था कि इस बार 3 से 4 सीटें जो हैं वो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में आ सकती हैं, सपा की भी कुछ सीटें 7 से 8 सीटें यहाँ पर आ जाएंगी। मतलब तरह तरह के एग्जिट पोल में तमाम जो विश्लेषण है वो इस दौरान किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही होता हुआ यहाँ पर बीजेपी को नजर आ रहा है, क्योंकि 72 सीटें जिस तरीके से एग्जिट पोल में दिखाई जा रही थी, अगर ये 72 सीटें यहाँ पर बीजेपी के खाते में आती, एनडीए के खाते में आती, तो जो 370 पार की बात यहाँ पर बीजेपी कह रही थी, तो शायद ये आंकड़ा बीजेपी छू सकती थी। लेकिन देखिए इस वक्त हम अपने दर्शकों को अपडेट दे देते हैं कि महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही हैं, और आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती बड़ा नाम पीडीपी की पीछे चल रही है। मीसा भारती फिलहाल पाटलिपुत्र से आगे चल रही है, बिहार से नकुल नाथ छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, और साथ ही नारायण
तातू राणे जो कि रत्नागिरी से हैं और वो आगे चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री हमारे वो आगे चल रहे हैं, तकरीबन 1.5 लाख वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। नवीन जिंदल लेकिन कहीं ना कहीं सुबह एक झटका भी मिल गया हाँ, था जब वो झटका लगा, अजय राय बिल्कुल। आगे चल रहे थे और मतलब उसके बाद कहीं ना कहीं जो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हैं उनके दिल की धड़कनें जरूर यहाँ पर बढ़ी हुई थी नेहा। और देखिए लोकसभा चुनाव परिणाम का स्वरूप जो आप देख रही हैं जो सामने आया है उसकी एक तस्वीर उभर कर आ गई है और बड़ी ही रोचक ही तस्वीर है चुनाव परिणाम की, क्योंकि इसमें सिर्फ हार जीत नहीं है, बहुत से गुणा गणित का परिणाम है ये, और ये परिणाम बहुत से गुणा गणित को प्रेरित भी करेगा। ये परिणाम राजनीतिक खींचतान को शायद पूर्ण विराम ना दे पाए, क्योंकि ऐसे कई हालात जो हैं वो बने हुए हैं जो चुनावों के बाद भी राजनीतिक संघर्ष को बनाए रखेंगे नेहा। जी, और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि खामियां कमियां कहाँ रह गई और क्या वाकई नरेंद्र मोदी की जो गारंटी जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा था, जिसका जिक्र उन विधानसभा चुनावों में भी किया जा रहा था जो कि 5 राज्यों की विधानसभा इससे पहले हुए थे, वो गारंटीज पर क्यों आखिर जनता ने विश्वास नहीं किया। तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर सीमा मलिक जी इस वक्त हमारे साथ हैं, एनसीपी की स्पोक पर्सन है शरद पवार गुट की। बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ हेमंत कामले जी जुड़ गए हैं, एमएनएस के स्पोक पर्सन है, आपका बहुत स्वागत है हेमंत जी। और विक्रम किलपड़े जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि डिजिटल एडिटर हैं इंडिया लीगल के। विक्रम जी आपका भी बहुत स्वागत है। सीधे रुक कर लेते हैं सबसे पहले डॉक्टर सीमा मलिक जी का। सीमा जी, एनसीपी क्योंकि अच्छे खासे मार्जिन के साथ और ये भी कहा जा सकता है कि अच्छी सीटें निकाल रही हैं महाराष्ट्र के संदर्भ में, इसे किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि एनसीपी ने वो झटका झेला है चुनाव से पहले, जब ये कहा जा रहा था कि 2 फाड़ हो गई एनसीपी, टूट गई एनसीपी, एनसीपी का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद भी, क्योंकि शरद पवार राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, बहुत मंझे हुए खिलाड़ी कहे जाते हैं, उन्होंने दिखा दिया कि देखिए तजुर्बा भी कुछ होता है, अनुभव भी कुछ होता है, और वो चीजें निकल के सामने भी आई। कैसे देखते हैं इसे आप? किससे, मुझसे पूछ रही हैं आप? जी सीमा जी। जी मैम, एक्चुअली मुझे आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो देखिए बहुत खुशी की बात है हमारे लिए आज जी, और करके दिखा दिया हमने। ये हमने बोला था कि हम दिखाएंगे और हमने आपको करके दिखा दिया। और देखिए क्या बोलूं मैं इस बारे में, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। काफी खुश हैं हम लोग। और देखिए एक ये होता है कि एक जिसको कहते हैं ना कि एक राह है, और जो हम लोग ने हमेशा सोचा था और वही ऐसा ही हुआ। और क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस समय, फ्रैंकली बताऊं मैं। चलिए ठीक है, आप यहाँ पर नहीं समझ पा रही हैं, लेकिन जो आपके चेहरे के जो भाव हैं वो हम लोग भली भांति यहाँ पर समझ पा रहे हैं नेहा। लेकिन विक्रम सर, अगर हम यहाँ पर महाराष्ट्र को लेकर बात करें तो महाराष्ट्र का जो परिणाम अभी तक समझ आ रहा है उससे किस तरीके से आप देख रहे हैं और उससे क्या कुछ संकेत देखने को मिल रहे हैं? देखिए रीसेंट पास्ट में जो पार्टीज तोड़ी गई उसका जवाब मिला है, स्पेशली टू द बीजेपी। एंड जो ब्रेकअवे फैक्शंस हैं उनको भी अभी पता चला है कि उनका ग्राउंड पे वैल्यू क्या है। तो इश्यूज तो काफी क्रिटिकल इश्यूज थे महाराष्ट्र में, एग्रीकल्चरल फार्मर्स डिमांड्स, फार्मर्स प्राइस हाइक, जॉबलेसनेस, ये सब की इश्यूज थे। इनके वजह से शायद, और ये भी था कि सम सीनियर लीडर लाइक शरद पवार पार्टी वाज स्प्लिट, तो लोगों को ये लगा कि किसी को सबक सिखाना है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ जनरल रीडिंग आई कैन मेक आउट ऑफ इट। ठीक है, जाहिर तौर पे सबक सिखाने की बात यहाँ पर की जा रही है। हेमंत जी किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ने सबक सिखाया भारतीय जनता पार्टी को? चलिए शायद लगता है कि हेमंत जी को आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें विक्रम जी, क्योंकि पिछले कुछ समय में इंडिया अलायंस के दोनों महत्वपूर्ण साथी एनसीपी और शिवसेना
कठिन दौर से गुजरे हैं और उनमें टूट भी हुई और उसके बाद फिर ताकत बटोर कर वो फिर से लड़े। ये परिणाम दलों के बीच की दरारों को बढ़ाएगा या फिर भरेगा? अभी महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन भी ड्यू है एंड दिस इज अ गुड साइन। ऐसे सीइंग दूसरे चैनल पे दिख रहा था कि जब ये जो अलायंस है और स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, क्योंकि ये जो जीत इनको मिली है आज महाराष्ट्र में, ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जैसा लीडर जो है वो इन द बैक रूम वो बहुत कुछ कर सकते थे पर हुआ नहीं। अच्छा ये चला बताइए, नहीं। ये उद्धव ठाकरे गुट को एक सिंपैथी वोट भी मिले हैं क्या 11 सीटों पर आगे? मतलब एक पार्टी का टूट जाना और उसके बाद उनका उस तरह से मायूस होना, हालांकि मीडिया को संबोधित किया, एक जनता के साथ कनेक्शन, लेकिन लोग बार बार इस बात को कहते रहे, बीजेपी इस बात को कहते रहे, देखिए आपने सनातन के साथ धोखा किया, आपने हिंदुत्व के मुद्दे को आपने नहीं उठाया, आपने अपने लाइन से हटकर, अपने लीग से हटकर आपने समझौता किया, लेकिन उसके बावजूद भी 11 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं। एक बड़ा, ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर है उद्धव गुट, बिल्कुल, और दिखा दिया कि अब असली शिवसेना हम ही है। हाँ, पर वो तो कोर्ट, इट इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द कोर्ट्स, कोर्ट्स हैव आल्सो रूल्ड, बट देखिए ये सिंपैथी फैक्टर तो बहुत विक्रम जी, मैं रोक रही हूँ आपको। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहा है। रुझानों के बाद बीजेपी में बड़ी हलचल देखी जा रही है। जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे अमित शाह और राजनाथ सिंह। जेपी नड्डा के आवास पर आगे की रणनीति पर मंथन हो रहा है। संसद में कल बीजेपी की बड़ी बैठक है। पीएम मोदी उम्मीद से कम सीटें मिलने पर ले सकते हैं नैतिक जिम्मेदारी। इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल, तो रुझानों के बाद बीजेपी में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है और इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे अमित शाह और राजनाथ सिंह। जेपी नड्डा के आवास पर अब आगे की रणनीति पर मंथन होगा। संसद में कल बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। पीएम मोदी उम्मीद से कम सीटें मिलने पर अब नैतिक जिम्मेदारी ले सकते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिल रही है, बैठक में कम सीट मिलने पर पीएम नैतिक जिम्मेदारी ले सकते हैं। जी हाँ, तो बैठक में कम सीटें मिलने पर ये बातचीत हो सकती है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर। अभी हम आपको बता दें कि नैतिक जिम्मेदारी इस पर ले सकते हैं, क्योंकि देखिए नेहा, नैतिक जिम्मेदारी इसलिए भी यहाँ पर बनती है क्योंकि हर बात की गारंटी इस बार प्रधानमंत्री विक्रम जी क्योंकि स्वयं ले रहे थे और वो कह रहे थे कि आप ये सोचिए कि हर जगह मैं ही मैं हूं, तो जो भी आप वोट दे रहे हैं तो वो मुझे ही दे रहे हैं और इस देश को मुझे आगे लेकर जाना है। तो मोदी की गारंटियों के ऊपर ही जनता उनको वोट दे रही थी। अब सीटें अगर यहाँ पर कम आती हैं तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री ही लेंगे। बिल्कुल जी, विक्रम जी। देखिए मोदी जी had developed a fault, the counting could not be done, and for that the Election Commission was kind enough to explain that where this happens, we already have instructions. We will check once again that the VVPAT slips are counted so that the number is updated and you would know that the entire vote has been counted. So we have come back fairly satisfied and we are happy that the Election Commission has cooperated with us in these matters. Thank you. Thank you. Thank you. विक्रम जी, मेरे प्रश्न का उत्तर। जी, मोदी जी का लार्जर देन लाइफ इमेज रहा है। लास्ट 10 साल में आपने देखा कि पार्टी से ऊपर मोदी जी हैं, तो उसका अगर कुछ इल इफेक्ट्स पड़ेंगे इस इलेक्शन में तो पड़ेंगे। खुद जिम्मेदारी लेंगे तो it behooves him to take responsibility for the drop in seats. And there were rumors also ahead of the elections that if the बीजेपी को सीट अगर कम मिलेंगे तो पीएम और कोई बन सकता है। सब रूमर्स थे, बहुत सारे नाम घूमे नागपुर के। सबसे ज्यादा तो अमित शाह का नाम घूम रहा था। तो अभी कंसेंसस कैंडिडेट शायद वो नितिन गडकरी होंगे, होंगे तो दैट डिपेंड्स ऑन टुमारोज मीटिंग। जी,
ठीक है, हम यहाँ पर महाराष्ट्र को लेकर तो बात कर ही रहे हैं विक्रम जी, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर देखिए बात करें तो उत्तर प्रदेश जो कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और ये दोनों कह सकते हैं कि एक आइकॉन है पूरे देश के लिए, जनता के लिए, उनके प्रभाव से बेअसर कैसे रह गया उत्तर प्रदेश और कौन से फैक्टर हैं जो इनके व्यक्तित्व पर हावी रहे? देखिए, यूपी में इस बार थोड़ी देर पहले शो में बात हो रही थी जी। कि योगी आदित्यनाथ जी को बहुत कम यूज किया गया ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि उनका जो इमेज बन रहा था इट वाज बिकमिंग नंबर थ्री टाइप्स, ऑल्टरनेटिव नेक्स्ट पीएम के तौर टाइप्स, पे ऑल्टरनेटिव नेक्स्ट पीएम टाइप्स। तो ये फ्यूचर चैलेंजर, आई डोंट थिंक मिस्टर मोदी एंड मिस्टर शाह लाइक another person to be in the limelight. तो उसमें कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स भी होंगे, बिकॉज कैंडिडेट्स भी जो चुने गए थे पूरे दिल्ली से चुने गए थे, लखनऊ से नहीं चुने गए थे सारे, जिसपे भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी इसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। तो इंटरनल कुछ मामला है, which is possibly the reason why बीजेपी did not get the expected numbers. 72, 77 ये सब एग्जिट पोल्स बता रहे थे, पर हुआ नहीं। देखो नेहा, जिस तरीके से अगर बात करें, क्योंकि इससे पहले केजरीवाल लगातार मंचों से, जब वो तिहाड़ से बाहर प्रचार करने के लिए आए तो लगातार मंच से इसी बात को कह रहे थे कि आप जो वोट दे रहे हैं, आप ये मोदी को वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये जो वोट हैं वो अमित शाह को पड़ रहे हैं, और मोदी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री देश का बनेगा तो वो अमित शाह बनेंगे। और आज क्योंकि रुझान अभी तक तो आ रहे हैं, कुछ सीटों के परिणाम भी आ चुके हैं, लेकिन अब तेजी से इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि अगले प्रधानमंत्री नितिन गडकरी बनेंगे। बड़ी तेजी से ये नाम चल रहा है। बिल्कुल, ये चर्चा तो देखिए बहुत तेजी से है, और ये कहा जाता है कि जो संघ चाहता है भारतीय जनता पार्टी में वही होता है। और मुझे लगता है कि इस पर मेहमानों से भी टिप्पणी लेंगे उससे, लेकिन सबसे पहले तो आपका मैं रुक कर लेती हूँ हेमंत जी। हेमंत जी, महाराष्ट्र की सियासत में कहाँ हैं आप? जी, अपने जगह पर तो हम ठीक है। हाँ। हमने यहाँ पर अंडर कंडीशनल सपोर्ट तो किया था भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल को, और मैं समझता हूँ कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए, आज जो रिजल्ट्स, आप जो नतीजे देख रहे हैं या जो रुझान देख रहे हैं, इसकी जो शुरुआत हुई है 2019 के जो विधानसभा इलेक्शन हुई महाराष्ट्र में, तो मैं परसेंटेज पे नहीं बात करूंगा, मैं आंकड़ों पर सीधे बात करता हूँ कि जो एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस, देखिए तब जो गठबंधन में शिवसेना और बीजेपी लड़ी थी, लेकिन शिवसेना उस गठबंधन को तोड़कर आई थी, और फिर कांग्रेस, शिवसेना और जो एनसीपी, इनकी जो वोट थे वो ऑलमोस्ट बीजेपी के डबल थे। तो हम तो ये रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसे हो सकता है। पार्टियां तोड़कर, उनके लीडर्स तोड़कर तो आप वोटर्स को तो नहीं तोड़ सकते। तो हम समझ सकते कि ये इस तरह से रुझान हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। नहीं, तोड़कर का क्या मतलब है? किसने तोड़ा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी एनसीपी में फूट हो गई, अजित पवार बीजेपी के साथ आए सरकार में, या फिर एकनाथ शिंदे के साथ जो 40-45 जो भी एमएलए आए, तो शिवसेना की जो तोड़फोड़ हुई या एनसीपी की, तो ये बीजेपी को करना एक उनकी ये थी, चाल थी कि भाई जिस तरह से शिवसेना उनको छोड़कर एनसीपी और शिवसेना का कांग्रेस के साथ गई थी, तो ये करना वाजिब था उनके लिए। मतलब आप मानते हैं कि गलत किया बीजेपी ने? जी, आप मानते हैं कि बीजेपी ने गलत किया? नहीं, बीजेपी ने गलत किया, शिवसेना ने गलत किया, जो भी था वो राजनीतिक उत्तर था उनको। जो शिवसेना ने किया था उसको राजनीतिक उत्तर था, वो उनकी राजनीति में वो उनका जिस तरह से उन्होंने एक्शन दिया था उसको रिएक्शन बीजेपी ने दिया था। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर सीमा मलिक, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में जिस तरह के जो रुझान अभी तक आ रहे हैं, हालांकि ये फाइनल नहीं है, परिणाम नहीं है, सीटें अभी आनी बाकी हैं क्योंकि तो सिर्फ रुझान है, लेकिन जिस तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं इन रुझानों के अनुसार, क्या आपने यही परिणाम सोचा था कि इसी तरीके का परिणाम आने वाला है, या अपेक्षाएं कुछ और थी? यही सोचा था, हमें बड़ी अपेक्षा थी कि हमारे
रिजल्ट होंगे बहुत अच्छे होंगे और वही हुए। देखिए आप आज हम लोग को मतलब अभी तो देखिए टाइम है आने में, तो इससे हम नहीं कह सकते कि फाइनल जो भी है, बट हमें ऐसा लगता है कि मतलब एक अच्छा मतलब पक्ष हमारे उसमें है। और देखिए हम लोग के साथ यही था कि हम लोग ने जो भी था मतलब बिल्कुल ईमानदार जिसे जो कहते हैं ना वो काम करा, और उसका ही सर मुझे लगता है कि अच्छा बहुत होगा, आप देखिएगा। और देखिए जिस तरह से जो भी था मतलब चाहे आप देखिए चाहे मराठास का हो या कोई भी कुंडीज का हो, ये सब चीजें जो थी मतलब मराठा रिजर्वेशन एंड दिस ओबीसी रिजर्वेशन, ये सब चीजें बहुत लोगों को मतलब नागवार होती जिस तरह से उनको डिफीट किया गया। तो वो चीजें थी और भी बहुत चीजें फैक्टर्स थी। आप देखिए फार्मर्स का इशू हो, चाहे फार्मर्स का इशू हो, चाहे देखिए महिलाओं का इशू हो, ये सब चीजें थी जो बहुत मतलब हिस्सा करके बोल रही थी। और मुझे लगता है कि इसका परिणाम अच्छा होगा। देखिए अब है ना, आपको तो आपको आपके अपने ही छोड़कर चले गए। एक समय ऐसा भी आया जब आप काफी निराश थे, आप काफी हताश थे, लेकिन अब आज जो जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं मन के भीतर थोड़ी संतुष्टि तो आपको हुई होगी यहाँ पर। है देखिए बिल्कुल है, और एक लगता है कि एक ईमानदारी से हम लोगों ने अपना प्रयास किया और उसकी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो मतलब एक बड़ा वो लगता है, सेटिस्फेक्शन होता है आपको कि आपने एक अच्छा मतलब वो करा, जो भी एक प्रयास करा, और हमें लगता है कि हम लोग बहुत ईमानदार सरकार बना पाएंगे। अजीत पवार गुट एक सीट पर आगे चल रहा है, महज एक सीट पर, जबकि एक सीट पे आगे चल रहे हैं वो मतलब वो भी एक समझ लीजिए आप ऐसी जाने वाली बात है एक सीट। और बाकी आप देखिए अच्छा ये बताइए के बारे में तो हमें कोई जरूरत है ही कुछ कहने का जरूरत नहीं है हमें। केंद्र में हम सरकार बनाएंगे, ये इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है। बैठक भी बुलाई गई जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के नेता पहुंचेंगे, लेकिन उसमें शरद पवार की क्या भूमिका रहेगी, एनसीपी क्या चाहती है? हम लोग चाहते हैं एक अच्छी सरकार बने यहाँ पर देश में, और क्या चाहते हैं हम। शरद पवार की भूमिका जी, शरद पवार का देखिए उनकी भूमिका तो हमेशा ही रहती है ना, उनकी भूमिका से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता ना, बिल्कुल भी आप देखिए। तो वही बात है, तो वो भूमिका तो उनकी हमेशा है सर। मतलब उनका आप देखिए क्या कहते हैं ना, टॉलेस्ट लीडर ऑफ द कंट्री वो है वो, तो उसमें कोई डाउट है नहीं उनकी भूमिका में। और एक गाइडेंस उनका रहता है हमेशा, तो देखते क्या होता है ना। वी आर वेरी होपफुल एंड बहुत उम्मीद है हमें, देखिए चलिए उम्मीदें तो विक्रम जी दोनों तरफ से देखिए यहाँ पे तो दोनों तरफ से एनडीए की तो सरकार मुश्किल है बनती हुई दिखाई दे रही है, जी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है एनडीए, लेकिन इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम भी पीछे नहीं है, हम भी सरकार बनाएंगे। हाँ तो इंडिया हैज अ बेटर चांस, पर इंडिया अगर पवार साहब देखेंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं एग्जामिन हो रहे हैं अभी। वी शुड वेट एंड वॉच। लेकिन राजनीति के चाणक्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए किस तरह से पूरे गेम को बदल दिया। एक वक्त था कि ये कहा जा रहा था कि देखिए अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए शरद पवार को, शरद पवार अब राजनीति में इतने सक्रिय नहीं रह सकते, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और तमाम तरह की चीजें कही जा रही थी। लेकिन एक बार फिर दिखा दिया कि देखिए जो तजुर्बा है, जो अनुभव है, वो कितना मायने रखता है। देखिए अमित शाह जी को बोलते हैं कि वो चाणक्य हैं, हाँ। और ये यस्टरडेज चाणक्य हैं। अच्छा। तो इट इज यस्टरडेज चाणक्य वर्सेस टुडेज चाणक्य। तो ये जो महाराष्ट्र में गेम खेला गया है, इट हैज इम्पैक्टेड बीजेपी नेशनली। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम द विक्ट्रीज इन महाराष्ट्र, जितनी भी सीट जीते हैं, जहां महाराष्ट्र में इन्होंने सीट हारा है, उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो Sharad Pawar has played an important role in ensuring this comes to play. तो एनडीए, आई मीन टू से इंडिया गठबंधन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बहुत चल रहे हैं कि नीतीश कुमार आएंगे, ये आएंगे, नायडू साहब आएंगे, बट अगेन वी हैव टू वेट एंड सी। कांग्रेस की सिचुएशन को कैसे देखते हैं 11 सीटों पे आगे महाराष्ट्र में, और अब उससे चुनाव से एन पहले आपने देखा संजय निरुपम ने दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया, बड़े फेरबदल हुए, और चुनावों से एन पहले हम देखते भी हैं अक्सर इस तरह के फेरबदल होते हैं कि लोग एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं।
लेकिन ये कहा जा रहा था कि इस गठबंधन में दम नहीं है, ये गठबंधन हार जाएगा। लेकिन देखिए 28 सीटों पर अगर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है तो ये एक बड़ी बात है और एक बड़ा संदेश, बड़ा संकेत मिल रहा है पूरे देश में महाराष्ट्र से। इफ यू सी दिस, जो अलायंस है जिसमें शरद पवार जी हैं और उद्धव ठाकरे हैं, उनको इतना गुडविल जो महाराष्ट्र के जनता से मिली है, दैट हैज बीन ओनली बिकॉज ऑफ दैट। जो भी कांग्रेस जीत रही है वो सीट एडजस्टमेंट की वजह से जीत रही है, और महाराष्ट्र में अलायंस नंबर्स वेर द लास्ट टू बी अनाउंस्ड। मतलब बहुत ग्राउंड वर्क करके ही सीट एलोकेशंस हुए हैं। सो दैट सीम्स टू हैव वर्कड आउट, बिकॉज इफ यू सी ऑन द दूसरे पक्ष देखेंगे तो शिंदे सेना और अजीत पवार वाली एनसीपी, I mean, they're nowhere. But these like 10 seats NCPP शरद पवार शिंदे की भी 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। हाँ। बट जितने सीट उन्होंने कंटेस्ट किया उसमें से परसेंटेज बहुत कम है। बिल्कुल परसेंटेज कम। बिल्कुल, लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे हेमंत जी, क्योंकि महाराष्ट्र की जो राजनीति बीजेपी और शिवसेना के आसपास इमर्ज हुई थी, हालांकि उसके बाद पार्टियां टूटी। क्या ये खींचतान जनता को अच्छी नहीं लगी? जनता इससे जरूर नाराज थी, और ये नाराजगी कहीं ना कहीं तो वोट बैंक में आपको दिखी। तो मैं समझता हूँ कि ये दिस टाइम इज परफेक्ट आई ओपनर फॉर द बीजेपी, फॉर शिवसेना, फॉर एनसीपी, कांग्रेस, ये जितने पार्टियां हैं महाराष्ट्र की, सबके लिए आई ओपनर है कि आप पार्टियां तोड़कर, क्योंकि प्री इलेक्शन जो आपका अलायंस होता है, पोस्ट इलेक्शन अलायंस, ये कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र में ये मुद्दा बहुत कारगर रहा है, क्योंकि 2019 के इलेक्शन के पहले जो पोस्ट इलेक्शन आपका जो अलायंस था वो तोड़कर शिवसेना कहीं ना कहीं गई थी, लेकिन उसका रिएक्शन जो बीजेपी ने दिया, जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा या फिर एनसीपी को, तो कहीं ना कहीं ये जो नाराजगी है इसका बहुत बड़ा जो नुकसान है बीजेपी को उठाना पड़ा, बीजेपी या उनके अलायंस पार्टियों को उठाना पड़ा। बिल्कुल, और एक चीज यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि विक्रम जी चुनाव से पहले हमने देखा भी कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जिनको क्योंकि बड़े बड़े पद पर जो रहे, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, कई ऐसे नेता जिनको कांग्रेस ने सिर आंखों पर अपने बिठाया, वो भी साथ छोड़कर कांग्रेस का चले गए थे, और उनको लग रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब डूबती हुई नैया है, ये पार नहीं होने वाली है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई कोशिश करे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राहुल गांधी ने तमाम पदयात्राएं की, आपने देखा कि न्याय यात्रा की। राहुल जिस तरीके से जनता से इस बार मिले, पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की जो छवि है वो पूरे तरीके से बदली है, और राहुल गांधी जो भी बात कहते हैं, तमाम जो सत्ता पक्ष है वो उनकी बातों को ही लेकर कहीं ना कहीं उसको अपने तब्दील करना शुरू कर देता है और मंचों पर उठाना शुरू कर देता है। आपको याद ही होगा कि इस बार अभी तक भी चल रहा है खटाखट खटाखट खटाखट। तो खटाखट जो सीटें हैं, क्योंकि बीजेपी तो कह रही थी कि खटाखट खटाखट सीटें कांग्रेस की नहीं आने वाली हैं, कहीं खाता तक नहीं खुलेगा, लेकिन वाकई क्योंकि राहुल गांधी ने इस बार काफी मेहनत की है, हालांकि सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है इंडी गठबंधन की, लेकिन राहुल ने काफी प्रयास किया है। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी के लिए ये इलेक्शन उतना इम्पोर्टेंट था कि कांग्रेस बड़े स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश में सेकंड अलायंस पार्टनर में चला गया। तो जो अलायंसेस बनाए हैं इस बार, जो बिहार में काम नहीं कर पाया अभी, बट इट हैज वर्कड इन महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। तो इतना, आई मीन वी कैन से राहुल गांधी इज matured as a leader, one after leading 2 rounds of the yatra, Padyatras, and after getting through alliance talks, seat sharing talks and all that. But the thing which we need to pay attention to is election के ठीक पहले वो electoral bonds का judgment आया था। So बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार बीजेपी के खिलाफ चली, इनमें से इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी एक चीज है जिसमें लोगों को पता चला कि ये बीजेपी के पास इतना पैसा आया है, विच इज 6,000 crores प्लस।
जो कांग्रेस वाज सेकंड बेस्ट एट अबाउट 1300 crores और समथिंग। सो इतने पैसे कहाँ से आए, कैसे आए, कौन से फेवर्स किए, ये सब जब इश्यूज आने लगे तो जो बीजेपी इतना अच्छा मीडिया मैनेज करती है, इसके इल इफेक्ट आई मीन और देखिए फॉलोआउट को कंट्रोल नहीं कर ऐसा पाए। भी होता है कि जो जनता से साथ जुड़ा हुआ मुद्दा होता है ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे चुनाव से एन पहले कोरोना वैक्सीन के बारे में चीजें निकल के सामने आई कि इसके साइड इफेक्ट हैं, और लोगों में एक गुस्सा था कि क्या उस वक्त हमें इतनी जबरदस्ती लगाई गई या फिर कंपलसरी कर दी गई। कहीं पे भी आप जाते थे तो पहले सर्टिफिकेट दिखाइए कि कोरोना वैक्सीन आपने लगवाई नहीं लगवाई, उसके साइड इफेक्ट अब लोगों को निकल के सामने आ रहे हैं। तो लोगों में वो भी एक गुस्सा था, वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट कर सकता किया है बीजेपी के लिए। जो ये कोविशील्ड के बारे में जब यूके में रिपोर्ट्स निकले, उसके अगले दिन में मोदी जी का तस्वीर सर्टिफिकेट से उतर गया। हाँ। तो दिस इज काइंड ऑफ, ये सब करना नहीं था, क्योंकि लोगों को लगा कुछ हेराफेरी हो रही है और हमें कुछ करना चाहिए। इसको मॉरल वोट बोल सकते हैं अगर कांग्रेस जीतती, पर ये सबक जो बीजेपी को मिली है, उनको इतना एरोगेंस नहीं दिखाना चाहिए और जनता के लिए, लोक कल्याण के लिए और काम डट के काम ठीक है। करना चाहिए। सीमा जी कुछ कहना चाहती हैं? सीमा जी, सीमा जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं ये कह रहा थी कि मैं जगह मतलब बोल नहीं पा रही हूँ इसमें, ये मतलब बहुत मुश्किल से वो मैं कर पा रही हूँ ये जो है। तो मैं चाहती कि अगर आप कहें तो मैं कुछ बोल दूँ थोड़ा सा। जी जी, जी। बिकॉज आई विल हैव टू लीव एक्चुअली। हेलो जी जी, आपको सुन पा रहे हैं सीमा जी? जी जी मैं यही बोल रही थी कि देखिए जो ये सब चीजें हुई हैं, जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू है या बहुत सारी चीजें हैं, कोई काफी चीजें हुई जिसकी वजह से ये सब चीजें मतलब लोगों को लगा ये जो भी चीजें थी, करप्शन का इशू था और काफी महिलाओं के लिए जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह से आप देखिए जो मणिपुर या पहलवानों का, इन सब चीजों के इन चीजों के बारे में जो भी चीजें थी, मेरे ख्याल से शायद वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही इन सब चीजों में। और इन चीजों का मेरे ख्याल से काफी निगेटिव इफेक्ट लोगों के ऊपर पड़ा है। और बहुत ही देखिए इश्यूज कितने हैं आप जानते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीजें जो इश्यूज जो मेन थी, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू या पेपर लीक का इशू, ये सब चीजें काफी चीजें मेरे ख्याल से इफेक्ट मतलब हुआ है इन चीजों का। और वही हम लोग चाहते हैं कि यार इस कंट्री में जो कुछ भी है, अगर कुछ अच्छा हो, वो मतलब ऐसा कुछ हो, ये हम लोग चाहते हैं। और यही चीजें बस कहते मैं सीमा जी कुछ अच्छा हुआ। अभी आपने कहा कि आप लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन आप देखिए क्योंकि मराठी जनता ने आपके साथ सहानुभूति भी रखी है और इस परिणाम में एक संकेत ये भी है कि शरद जी अब कोई बड़ी भूमिका में आए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सभी ये चाहते हैं कि वो बड़ी भूमिका में आए और एक गाइडेंस का देश के लोगों को, जो कि शायद लोगों को समझ नहीं आई ये बात जो भी है बीच में। तो नहीं क्योंकि इस बात को सभी समझते हैं, क्योंकि देखिए जब इंडिया अलायंस की शुरुआत हुई थी और शुरू में जो एजेंडे थे उनमें जो संशोधन हुए थे वो शरद पवार ने ही किए थे। इसके साथ ही उनकी जो नीति थी, पूरी जो एजेंडे की बनाई गई थी, वो भी शुरू में उन्होंने ही बनाई थी और जो परिणाम आया है इसका बड़ा श्रेय कहीं ना कहीं उनको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। करेंगे उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व सीएम शिवराज सिंह की बड़ी जीत हुई है। विदिशा से शिवराज सिंह की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। 8,20,868 वोट से जीते हैं शिवराज सिंह चौहान। इस वक्त की बड़ी खबर। और अब बता दें आपको कि जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं। विदिशा से
शिवराज सिंह चौहान जीत गए हैं और रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते हैं। एक बड़ी जीत करी जाती है ये रेशो। अगर 8,20,000 वोटों से जीते हैं शिवराज तो एक बहुत बड़ी जीत है ये। बिल्कुल वाकई, क्योंकि देखिए जो शिवराज की लोकप्रियता है वो कहीं भी कम नहीं हुई है नेहा। इस बात को आप हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उससे आप इसको कनेक्ट कर सकती हैं, देख सकती हैं कि किस तरीके से शिवराज को बड़ी संख्या में जो तमाम राज्य की जो महिलाएं हैं उन्होंने कितनी बड़ी संख्या में वोट दिए थे और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ही होंगे। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन अब देखिए आज जो नतीजे आ रहे हैं उसमें शिवराज सिंह चौहान ने कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये बिल्कुल एक बड़ी जीत है ये शिवराज सिंह जो चौहान उनको प्रेम करती है, जो स्नेह करती है, ये उसी की तस्वीर है। बिल्कुल। किस तरह से देखते हैं विक्रम जी इसे, क्योंकि एक बड़ी जीत इसे कही जाता है। और देखिए उस वक्त हमने देखा था कि लखपति दीदी एक योजना जो चलाई थी उन्होंने, और उसके साथ साथ वो महिलाएं रो रही थी उस वक्त जब सीएम नहीं बनाया गया था उन्हें। और देखिए इस तरह से प्यार जनता ने लुटाया शिवराज के ऊपर। कैसे देखते हैं जी? शिवराज सिंह चौहान वाज नॉट फेवर्ड बाय द टॉप 2, तो इसलिए वो सीएम नहीं बन पाए। पर जो जीत है मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस में उन्हीं की वजह से है, क्योंकि उन्होंने वो जो वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस किए थे स्पेशली विमेन और गर्ल्स के लिए, जो लखपति दीदी स्कीम्स और जो सब्सिडीज अनाउंस किए थे, पर उनको सीएम नहीं बन सके शायद क्योंकि वो फटीग हो गया था बहुत। 3 टर्म 4 टर्म हो गए थे सीएम, तो फिर उनको हटाया गया। लेकिन विक्रम जी, क्या आपको ये भी लगता है कि इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने नए जो प्रयोग किए और सोचा था कि ये जो प्रयोग कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं अच्छे में होंगे और अच्छे दिन आएंगे, 400 पार हो जाएंगे, लेकिन ये प्रयोग उतना सफल नहीं हो पाया? लोकल पार्टी यूनिट्स का भी इंटरेस्ट होता है, हर पार्टी में होता है ये, कि दे हैव टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे अभी बीजेपी हैड बिकम अ 2% पार्टी, तो जहाँ बाकी नेताओं को साथ लेके नहीं चलने की वजह से शायद बीजेपी को इस बार इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। क्योंकि पहले टर्म में तो 282 सीट्स थे और सेकेंड टर्म में 303 सीट थे। अभी तो 272 के आसपास भी नहीं है बीजेपी। सो इट इज इम्पोर्टेंट लेसन फॉर ऑल पार्टीज कि ग्रास रूट्स लेवल पे वर्कर्स को कनेक्टेड रहना चाहिए, और बीजेपी ये भूल गई क्योंकि मोदी की गारंटी के चक्कर में कि हम दिल्ली से ये हाईकमांड कल्चर चलाएंगे और लोग उसको लाइक करेंगे। वैसा नहीं हुआ, और ग्रास रूट्स लेवल में जो भी अंतर आपको दिख रहे हैं स्टेट वाइज पे भी, जो भी मध्य प्रदेश छोड़ के बाकी किसी भी स्टेट में इतने क्लियर रिजल्ट्स नहीं है। 29 सीट्स सारे बीजेपी को गए। ये तो यहाँ पर मध्य प्रदेश को लेकर बात हुई, शिवराज सिंह चौहान को लेकर हम बात कर रहे थे विक्रम जी। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सपा को जो लाभ मिला है उसका विश्लेषण भी थोड़ा बारीकी से क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि सपा ने कोई बहुत बड़ा कैंपेन भी नहीं किया इस बार हमने देखा, लेकिन उन्हें अप्रत्याशित लाभ मिला है। देखिए पॉपुलर ग्राउंडस्वेल में तो आप इस बार कोई वेव नहीं था। और वो यूपी में बहुत ज्यादा दिख रहा था। और सीएम योगी आदित्यनाथ को इन्वॉल्व नहीं किए हुए उसका भी असर पड़ा है बहुत। क्योंकि आप देखिए अभी अयोध्या में, फैजाबाद में क्या सीन है अभी पता नहीं, बट लल्लू सिंह पीछे चल रहे, अभी भी पीछे चल रहे हैं। तो मंदिर बनाए इवन अगेंस्ट एडवाइस ऑफ शंकराचार्य, जो इनॉग्रेशन पे जो कंट्रोवर्सी हुई थी, फिर भी हुआ पूजा, बट इट hasn't worked for the बीजेपी। तो अब दूसरी बात वही है कि ग्रास रूट्स पे कनेक्शन नहीं था यूपी में, और जो बेरोजगारी, फार्मर्स इश्यूज, प्रज्वल रेवन्ना ऑल्सो, ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, क्योंकि देखिए हमारा देश जो है वो आस्था के ऊपर चलता है।
क्योंकि हमारा देश जब आस्था पर चलता है तो राम के सहारे 2014 जीता, राम के सहारे 2019 जीता, और राम के सहारे जब 2024 को फतेह करने की बात की जा रही थी, तो ये इसमें थोड़ा जल्दीबाजी नहीं कर गई भारतीय जनता पार्टी? क्या लगता है कि वो जो मुद्दा था अभी तक ठंडा हो चुका था जब चुनाव हुए? वो जो इनॉग्रेशन था वो थोड़ा सा अगर बाद में होता तो ताजा मामला होता, लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि ये मसला राम मंदिर का, तो उसका फायदा मिलता। पर उन्हें लगा होगा कि ये और बहुत ही सेंटिमेंटल इश्यू, बिकॉज काशी एंड मथुरा आर स्टिल इन कोर्ट्स, वो आगे नहीं बढ़ने वाले, अभी इतने जल्दी नहीं बढ़ने वाले। अभी देखिए नेहा, अभी आपने आस्था की बात की, यहाँ पर राम को लेकर यहाँ पर बात की है, तो आपने तो देखा ही होगा कि रामायण के राम जब वो कहीं एयरपोर्ट पर भी मिल जाते थे तो लोग उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे, शीश उनके आगे झुकाना शुरू कर देते थे। लेकिन रामायण के राम भी मेरठ से पीछे चल रहे हैं सर। अरुण गोविल। यस, happens again. Jat belt, RLD. See, there is a lot of groundswell against the BJP which was not visible to the party leadership. अभी उनको पता चल रहा है रिजल्ट्स आते आते, पर उनको सीएम योगी को और क्लोजली रखना था ताकि इनको पता चलता कि ग्राउंड लेवल पे क्या बात चल रही है। और देखिए जब अगर विशेष तौर पर अगर मैं मेरठ सीट को लेकर ही बात करूं तो मेरठ सीट पर सपा ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 प्रत्याशी अपने बदले, और ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर इसी तरीके से सपा अपने उम्मीदवारों को बदलती रही तो नतीजे इसके एकदम विपरीत आएंगे। लेकिन सपा आगे चल रही है वहां पर, और कई जगह उन्होंने ये प्रयोग किया जहां पहले कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी और उसके बाद फिर अपने उम्मीदवार को बदल दिया। देखिए, लेबल राम का लेबल लगाने से कैंडिडेट नहीं जीत पाएगा, और अरुण गोविल आई डोंट थिंक इज अ लोकल फ्रॉम मेरठ, तो उसका भी असर पड़ा ही होगा। लोकल लीडरशिप को तो भूल गए होंगे, तो उनका तो उल्टा चला होगा, उल्टा कैंपेन चला होगा। जी चलिए ठीक है। इस बीच संजय राउत कह रहे हैं, हेमंत जी, संजय राउत कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने सहयोगियों के आगे हाथ जोड़ रही है सरकार बनाने के लिए, कैसे देखते हैं इसे? जी देखिए कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी अभी भी है, लेकिन 2014 और 2019 के जो उनके जो सीट्स आई थे उससे उनकी कम सीट आई है, तो अभी जायज है कि उनके जो अलायंस पार्टनर है उसे हाथ जोड़ने के लिए, लेकिन उनका अगर प्री इलेक्शन अलायंस है तो उन्हें हाथ जोड़ने के लिए वो तो साथ पे जाएंगे। हाँ, अब कुछ लोग ऐसा अंदाजा लगा रहे कि भाई नीतीश उनका साथ देंगे या नहीं, या चंद्रा बाबू को इंडिया से जो है इंडिया गठबंधन से कोई ऑफर जाते हैं, तो इस तरह से कुछ चमत्कार होते हैं, और शरद पवार जी ऐसा कुछ चमत्कार दिखाते, तो इसके लिए शायद बोला जा रहा है कि भाई उनके हाथ के सामने हाथ जोड़े जाते हैं। लेकिन अब तक पिछली 10 साल की जो भारतीय जनता पार्टी कहने से मैं ज्यादा कहूंगा कि मोदी जी, क्योंकि मोदी सरकार थी, बीजेपी सरकार नहीं थी, तो मोदी जी ने जिस तरह से उनकी जो मेजोरिटी की सरकार चलाई, अब कहीं ना कहीं 272 से नीचे आने के बाद जो सर्वसम्मति से जो सरकार चला रही है वो मोदी जी कैसे चलाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं जो अपने चर्चा में आपने कहा कि नितिन गडकरी जी का नाम चल रहा था, या ऐसे नेतृत्व बदल होता है, तो इस तरह से कुछ हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है, और राजनीति में ऐसे बिल्कुल। और मोदी जी ने भी तो कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदला, उन्होंने भी नेतृत्व में परिवर्तन किया, तो अगर यहाँ पर नितिन गडकरी का नाम चल रहा है और परिवर्तन होता है तो ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये वाकई देखने वाली बात होगी। और क्या, क्योंकि देखिए राजनीति है, ये संभावनाओं की राजनीति होती है, इससे कुछ भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीति में कब कहां कैसे और क्या हो जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक जो लौटते हैं।